रवीश कुमार और ध्रुव राठी फैक्ट चेक और लॉजिकल एनालिसिस के नाम पर हजारों वीडियो अपलोड कर चुके हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए उनकी एक वीडियो को ले लेते हैं। देखिए, रवीश कुमार और ध्रुव राठी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी की सबसे ज़्यादा आलोचनाएं की है। उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि सरकार ने इस मूर्ति पर 3000 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। अब उनके इस आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए हम इसे 2 चैप्टर में डिवाइड करके देखेंगे। पहले चैप्टर में इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक्स रूल को समझेंगे, जिन्हें रवीश कुमार और ध्रुव राठी ने जानबूझकर पूरी तरह इग्नोर कर दिया। और चैप्टर 2 में हम इस बात को समझेंगे कि पिछले 5 सालों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर क्या क्या डिटेल सामने आई है, जो रवीश कुमार और ध्रुव राठी को पूरी तरह गलत साबित करती है। और इसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन देखेंगे कि एक आम आदमी इस लेफ्ट और राइट लॉबी से प्रभावित हुए बगैर कैसे एक न्यूट्रल सा फैसला ले सकता है। चैप्टर 1। देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहला बेसिक्स तो यही है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी का केवल 7% हिस्सा ही ऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है, बाकी 93% अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। एक लेमैन की भाषा में कहूँ तो भारत में जितने भी पैसे का लेन देन होता है, सरकार केवल उसके 7% हिस्से को ही मॉनिटर कर पाती है। देखिए, इकोनॉमिक्स की इस थ्योरी को आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि मान लो एक गांव में एक मेला लगता है और उस मेले से गांव के लोगों की टोटल अर्निंग 100 रुपये हुई। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सरकार के पास इसमें से केवल 7 रुपये का ही हिसाब किताब होता है और बाकी 93 की सरकार के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि किसने कितना पैसा कमाया। अब आप पूछ सकते हैं कि गौरव भाई, ये 7 रुपये कौन से हैं? देखिए, ये 7 रुपये वो हैं जो पार्किंग फीस, टैक्स और टिकट के नाम पर कमाए गए हैं और जिनका रिकॉर्ड या स्लिप सरकारी खातों में जमा हुई। और बाकी 93 गांव के लोगों ने कमाए, जैसे चाय पकौड़ी या रेडी वाला, जो अपनी अर्निंग या लेन देन का रिकॉर्ड सरकार को नहीं बताता। इसलिए किसी भी टूरिस्ट पैलेस पर असली इनकम इन्हीं लोगों की होती है। सरकार केवल इस 7% अर्निंग का ही डेटा रिलीज कर सकती है। अभी शिमला चले जाओ, मसूरी चले जाओ, मॉल रोड होती है। मॉल रोड के कॉर्नर पे एक बंदा होता है, मैगी बेच रहा होता है और अंडे बेच रहा होता है और कॉफी बेच रहा होता है। मैं आपको बता सकता हूँ उसकी सेल 10 लाख रुपए की होती है महीने की। अब आप खुद सोचिए कि केवल एक रेडी वाला इतनी अर्निंग कर रहा है, तो अगर आप सभी रेडी वालों, ऑटो, होटल या जो भी यहाँ काम कर रहे हैं, उन सभी की अर्निंग को जोड़ लोगे तो ये कितनी बैठती है। और इस अर्निंग का इम्पैक्ट केवल उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक ही नहीं होता, आसपास भी फैल जाता है। स्विट्जरलैंड की पूरी इकोनॉमी तो टूरिज्म पर ही टिकी है और स्विट्जरलैंड के इस टूरिस्ट हब का इम्पैक्ट उसके आसपास के कंट्री पर भी पड़ता है। खैर, मैं इसकी इतने डिटेल्स में नहीं जा रहा, वरना डिस्कशन लंबा हो जाएगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिससे होने वाली टोटल अर्निंग का केवल 7% भाग का ही रिकॉर्ड सरकार के पास होता है और बाकी सब अननोन रहता है। अब आप पूछ सकते हो कि भाई, जब सरकार को पता है कि ये ओनली 7% का ही डेटा रिलीज कर रही है, तो बता देना इसमें क्या दिक्कत है। भाई, सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार जब भी कोई डेटा रिलीज करती है तो उसमें उसकी पूरी डिटेल होती है और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कोई भी डिटेल सरकार के पास नहीं होती। और वैसे भी ये 7% का डेटा एक मोटा मोटा सा एस्टीमेट है, कोई फिक्स नहीं। इसलिए कोई भी सरकारी डेटा तुक्के पर नहीं चलता, उसे बिल्कुल फिक्स और एक्यूरेट डिटेल्स चाहिए होती है। चैप्टर 2। यानी 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी में भी आ गए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यहाँ पर देख। मिल गई शांति। हाँ, तुमने बोला कि 10 लाख टूरिस्ट पूरे साल में भी आएंगे तो तुम्हें सरप्राइज होगा। 4 लाख टूरिस्ट तो एक हफ्ते में आ गए, पूरे साल का हिसाब तुम खुद लगा लेना। क्योंकि जो सरकार ने टैक्स का पैसा लगाया है वो सरकार की ट्रेजरी में वापस आना चाहिए, तभी यहाँ पे सही तरीके से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होगा। कर दी ना अनपढ़ों वाली बात। भाई, कोई भी टूरिस्ट स्पॉट सरकार की अर्निंग के लिए नहीं होते, वो लोगों की अर्निंग के लिए होते हैं। और वैसे भी सरकार अर्निंग करके कहाँ जाएगी, वहाँ के लोगों की अर्निंग देश की अर्निंग है,
क्योंकि सरकार ने भी तो लोगों पे ही खर्च करना है। ताजमहल में हर साल 8 मिलियन लोग दुनिया भर से इसे देखने आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए ईयरली रेवेन्यू जनरेशन होता है इन सारे टूरिस्ट से यहाँ पर। अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें, अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ताजमहल जितना भी पॉपुलर हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए पर ईयर कमा पाएगा, यानी कि 120 ईयर्स इसे लग जाएंगे 3000 करोड़ रुपए की कॉस्ट को ब्रेक इवन करने में। वैसे तुम्हारा ये डेटा भी गलत है, चलो मान लेते हैं कि ये ठीक है, तो भी ये टोटल अर्निंग का केवल 7% है। और अगर मैं टोटल अर्निंग की बात करूं तो ये अप्रोक्स 400 से 500 करोड़ के आसपास बैठती है। इस हिसाब से तो इस मूर्ति पर हुआ खर्च 6 से 7 सालों में वापस आ जाएगा। अब रवीश कुमार ने इस सरदार पटेल की मूर्ति की कंपेयर मायावती की मूर्तियों से करी। में मायावती, अरे भाई, वो मूर्तियाँ छोटी छोटी सी हैं और छोटे छोटे पार्क में लगी हैं और वो कोई टूरिस्ट इनकम भी जनरेट नहीं कर रही। खैर, कुछ क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल ही वाहियात स्तर के हैं, आप खुद देख लो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतना सुंदर नहीं है, स्टैच्यू इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तुम्हारा इस स्तर का क्रिटिसिज्म सुनकर मुझे हंसी आई और उससे भी ज़्यादा मुझे तुम्हारी सोच पर तरस आया। अब मुझे नहीं पता कि ब्यूटी का तुम्हारी नज़रों में क्या मायने हैं, बस मैं एक बात कह सकता हूँ कि तुम्हारा वो कमेंट तुम्हारी सोच को रिफ्लेक्ट करता है, तुम्हारी जो एक पैटर्न है चीज़ों को देखने का उसको रिफ्लेक्ट करता है। और तुम्हारे इस कमेंट के बाद मैं जस्ट इमेजिनेशन कर सकता हूँ कि अगर तुम्हें इन दो हस्तियों से मिलने का मौका या इनके साथ समय बिताने का मौका मिले तो तुम किसको चूज करोगे। आई नो यू आर ब्यूटी लवर। खैर, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका मैं यहाँ रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। तो फाइनली आपने इस वीडियो से क्या सीखा? क्या मैं यह बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी सारी बातें गलत है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। इनका अपना पॉलिटिकल नैरेटिव है जिस वजह से ये लोग फैक्ट को मैनिपुलेट करते हैं। राइट विंग के साथ जुड़े कुछ लोगों का भी यही हाल है। खैर, इन लोगों की एक अच्छी बात यह है, इन्होंने एक क्रिटिकल और सवाल पूछने की परंपरा को विकसित किया, जो अच्छी बात है क्योंकि कोई भी समाज इस क्रिटिकल एटीट्यूड से ही विकसित होता है। वेस्ट का इतिहास इस बात का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जो समाज क्रिटिकल एटीट्यूड खत्म होने की वजह से डार्क एज में चला गया था, जो पूरे 1000 साल तक चला, जिस पर हम कभी अगली वीडियो में डिटेल पर बात करेंगे। अभी अपने इसी टॉपिक पर रहते हैं। भारत निंदक नीरे राखिए और खंडन मंडन की परंपरा का देश है, इसलिए एक आम आदमी को इसी भारतीय परंपरा के साथ आगे बढ़ते हुए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नैरेटिव का फॉलोवर नहीं बनना। बेधड़क होकर लॉजिकल सवाल पूछना सीखो, लेकिन किसी भी पार्टी का अंधा विरोध या अंधा सपोर्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपसे नीचे कमेंट सेक्शन में मिलता हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि ये वीडियो ध्रुव राठी तक पहुंच पाए, ताकि उसे भी पता चले कि लोग उसकी बातों को आंख बंद करके नहीं सुनते। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।